तो हम लोग अपनी पिछली क्लास में जो हमारी चर्चा थी वो हमने परावर्तन को समझा। परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम क्या है, ठीक है ना। आज अपनी जो चर्चा होने वाली है वो दर्पण से रिलेटेड होगी। और हाँ, जाते जाते हमने प्रतिबिंब की चर्चा की थी कि भाई प्रतिबिंब क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा था प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की खास बात क्या थी, ये हमेशा उल्टा होते हैं, ठीक है, और इनको स्क्रीन पर हम प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पर देखा जा सकता है। पर जो आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब थे ये बनते तो सीधा हैं, पर इनको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इनको स्क्रीन में देखा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। ऐ बालक, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना दर्पण के बारे में, ठीक है। मिरर, आप सब ठीक है अभी आराम से पढ़ने आए सुबह सुबह, है नहीं, तो आप सब आराम से अभी सुबह सुबह नहा वहा के बढ़िया तेल लगा के सर में, है ना, अभी थोबड़ा बोड़ा देख के आए होगे अपना शीशे में, आईने में देख के आए हो कि नहीं। कोई ऐसा जो अपना थोबड़ा आईने में ना देखा हो, है ना, सुबह सुबह सड़ा हुआ सा चेहरा, है नहीं, ठीक है। तो दर्पण है क्या, सीधी सी बात इतनी है भाई, आपने कभी इमेजिन किया है शीशा जो हम देखते हैं दर्पण, है ना, वो भी कांच का बना होता है और खिड़कियों में भी कांच लगा होता है, पर खिड़कियों में हम देखते हैं हमारा इमेज नहीं बनता है, जबकि उसमें हमारा इमेज बन रहा है, दोनों है तो कांच ही। ऐसा क्यों है? तो सब जवाब आता है कि जब आप खिड़की वाली बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो लाइट रे जब पड़ती है उस पर, तो पड़ने के बाद वो उसके आर पार निकल जाती है, क्योंकि जो कांच है हमारा वो एक पारदर्शी वस्तु है, ठीक है ना। तो पारदर्शी में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक दिशा से आकर के टकराएंगी और टकरा करके वो वापस चली जाती है, मतलब दूसरे माध्यम में चली जाती है। तो इस घटना को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अपवर्तन। तो कांच एक पारदर्शी वस्तु है। अब प्रतिबिंब, हमने कल भी आपसे कहा था, प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरण जाएगी वस्तु पे, टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, और जब वापस आने के बाद कहीं मिलती है तो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब अगर जाए टकरा करके सीधा चली जाए, वापस ही ना आए, ठीक है, तो जब वापस नहीं आएगी तो क्या उसका इमेज बनेगा? फिर नहीं बनेगा। इसलिए हमें खिड़की वाले कांच में उतना बढ़िया हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं दर्पण की। दर्पण में होता क्या? तो मुख्यतः दर्पण एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ परावर्तक तल होता है। मतलब एक पृष्ठ ऐसा होना चाहिए कि वो क्या करे, परावर्तन करवाए, परावर्तक तल होता है। सीधी सी बात इतनी है भाई। दर्पण हमें क्यों चाहिए? जब दर्पण हमें चाहिए परावर्तन कराने के लिए, तो प्रकाश की किरण जाए, टकराए, टकरा करके वापस आए। अब दर्पण हमें दो प्रकार के पढ़ने होते हैं। दर्पण अपने पास कितने प्रकार के हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ दर्पण, है ना। कौन कौन है? एक है गोलीय दर्पण और एक है समतल दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण की आपको एक सीधी सी परिभाषा लिखनी हो तो आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलाकार होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही बात कर ले रहे हैं गोलीय दर्पण के बारे में। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है, देखते हैं इसको। तो गोलीय दर्पण क्या, हमने कहा आपसे कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है भैया, गोलाकार होता है, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है ना। अब ये एक तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, एक ऐसा दर्पण है जिसका तल, ठीक है ना, या जिसका परावर्तक तल, गोलीय परावर्तक तल गोलाकार होता है। परावर्तक तल क्या होता है? गोलाकार होता है। तो आप उसे क्या कहते हैं सर? उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। अब ये बनाने का तरीका क्या होता है? ये हमने मान लो कांच का एक खोखला गोला लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है?
सॉरी, कांच का एक खोखला गोला है। अब हमने इसके दो टुकड़े कर दिए, ठीक है। वो कहते हैं ना दिल के टुकड़े हजार हुए, नहीं दो ही हुए हैं। तो इन दोनों टुकड़ों को अगर मैं अलग अलग में बनाना चाहूं, बड़े ध्यान से समझना, ये हमारे पास क्या था। अब जाहिर सी बात है इस गोले का अपना कोई ना कोई केंद्र होगा, ठीक है। इस गोले की अपनी कोई ना कोई क्या है, त्रिज्या है। तो अगर मैं इसको काट के मैं दो अलग अलग टुकड़ों में करूं तो हमारे पास एक सरफेस ये आ गया है, इधर वाला है ना, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, चूंकि कांच पारदर्शी है इसलिए इसका एक हिस्सा हम लोग पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं। कलई क्यों कर देते हैं कि प्रकाश की किरण आर पार ना जा पाए, जाए टकरा करके वापस लौटे, इसलिए हम इसका एक हिस्सा पेंट या कलई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब जरा यहां पे ध्यान देना, दूसरी बात कि ये मान लो हमारे पास M1 M2 क्या है, एक दर्पण है, ठीक है। और इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। एक एक बात ध्यान से सुनना, आप पेन बंद कर दो थोड़ी देर। ये हमारे पास M1 M2 क्या है, एक दर्पण है, ठीक है। इसका जो मध्य बिंदु होता है इसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल, P से लिखते हैं, क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव पोल कहते हैं, P से लिखते हैं। और अब अगर आप इसको इमेजिन करो तो सर ये तो इधर अगर आप इसको देखो तो ये ऐसे एक गोला रहा होगा, है ना, पूरा, जिससे हमने इस टुकड़े को काटा है। तो अगर ये गोला रहा होगा तो इसका कहीं ना कहीं इधर केंद्र रहा होगा कि नहीं, तो इसका अपना कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, सेंटर भी रहा होगा। तो ये जो गोले का केंद्र है ना, जो ये गोले का केंद्र है उसे हम कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। इसको क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, समझ आई बात। और यहां पर ये दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। और दर्पण से ध्रुव तक की दूरी यानी जो इसकी त्रिज्या है ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। और इसका जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, ये दर्पण का फोकस कहलाता है। और दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो क्या क्या टर्म आ रही है, एक एक टर्म को बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने बात की दर्पण के ध्रुव के बारे में। ध्रुव क्या होता है, जो दर्पण का परावर्तक तल है उसका मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु। चलो बढ़िया। दूसरा वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग किससे लिख रहे हैं, C से। तो वक्रता केंद्र क्या है, अभी हमने आपसे कहा कि हमारा गोला जो था उसका केंद्र, यानी कि जो हमारा दर्पण है, जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो परिभाषा क्लियर है। सवाल आता है ध्रुव क्या है, तो दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र, तो हमारा जो गोलीय दर्पण है वो जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, तथा इस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और नेक्स्ट बात क्या है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र को
मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। अब एक टर्म और आई है, क्या? फोकस। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ठीक है, और यहीं पर एक डेफिनेशन और देख लो, ध्रुव तथा फोकस तक की दूरी, फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब एक रिलेशन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे फोकस करना। क्या है रिलेशन? वो रिलेशन है कि देखो, ये है पूरा कितना है? आर। ये इसका है मध्य बिंदु, मतलब एफ जो है वो आर का क्या होना? आधा होगा, क्योंकि पूरा कितना है? आर है। ये उसका मध्य बिंदु है, मतलब ये दो बराबर टुकड़े में बांटेगा। तो यहां से एक रिलेशन याद रखना कि एफ बराबर आर बाई 2, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है? आर बाई 2, यानी कि अगर आपको क्या मिल जाए? त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मिल जाए, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं? उसका फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अब कुछ बातें जरा सुनो, ये तो हमने इसके बारे में बात कर ली भैया, इधर आप ध्यान दो, ये हमने इसके बारे में बात करी। अब इसके बारे में अब हमने कौन सा हिस्सा? भाई ये देखो, दो प्रकार के दर्पण अपने पास है, एक है ये वाला और एक है ये वाला। ठीक है ना, ये ऐसे बन रहा है। तो जब ये ऐसे बन रहा है तो हमने ये वाला हिस्सा तो क्या कर दिया? पेंट कर दिया। ठीक है, तो लाइट इधर से ऐसे आएगी, इस पे पड़ेगी, इस पे पड़ के अपना रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस वाले हिस्से पर जब लाइट आ रही है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये कहीं इसका गोला ऐसे बनेगा, तो इसका जो मुख्य अक्ष वगैरह आएगा वो कहां पे आएगा? सर वो तो दर्पण के पीछे आ जाएगा ना। इसमें सारी चीजें कहां आ जाएंगी? दर्पण के पीछे आ जाएंगी। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये मिरर है M1 M2, ये आपका दर्पण हो गया। इसका वक्रता केंद्र कहीं यहां पे होगा, चलो यहां मान लेते हैं वक्रता केंद्र, यहां पे कहीं फोकस है ना। तो वक्रता केंद्र यहां पर सारे के सारे क्या होता है? दर्पण के पीछे है। समझ आ रही बात? अब दो तीन बातें ध्यान से सुनना। इस वाले दर्पण को, जिसका जो परावर्तक तल है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसको कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं इसको? कॉनकेव मिरर। और इसका जो परावर्तक तल बीच में उठा हुआ है, तो उठा होने के कारण इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं इसे? उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, एक बात और दिमाग में रखना, आप लोगों ने गणित में निर्देशांक ज्यामिति थोड़ा सा पढ़ा होगा, अगर दिमाग में हो तो। निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या करते थे? अपना मूल बिंदु O होता था, है ना, मूल बिंदु O होता है, और इस मूल बिंदु से इधर की नापी गई सारी दूरी क्या होती है? सर प्लस होती है ना। इधर की वाली सारी दूरी क्या होती थी? माइनस। ऊपर जाते हैं तो क्या मिलता है? सर प्लस। और नीचे जाते हैं तो क्या मिलता है? यही होता है। अब जब आप दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी की बात करते हो, ठीक है, तो हम दर्पण को मानते हैं, ये जो आपका ध्रुव है उसको हम मूल बिंदु मानते हैं। ध्रुव को क्या करते हैं? मूल बिंदु मानते हैं, यानी कि ध्रुव हमारा मूल बिंदु की तरह व्यवहार करेगा। इसका मतलब कि सारी की सारी दूरियां कहां से नापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। मैं एक लाइन ये भी लिख दे रहा हूं यहां पे कि दर्पण में सारी दूरियां
कहां से नापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। ठीक बात है। सारी दूरियां कहां नापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। यानी कि अगर मैं ये मान लूं कि ये हमारा पोल है P, ठीक है, तो अगर मैं इधर लौटूंगा तो सारी दूरी क्या होगी? माइनस। इधर जाएंगे तो क्या होगी? प्लस। ऊपर जाएंगे तो प्लस, और नीचे जाएंगे तो, याद रख लोगे ये बात। हालांकि देखो, इसके एक तरीका मैं आपको ये बता रहा हूं, वास्तविक चीज ये नहीं है। वास्तविक लॉजिक कुछ और ही होता है, ठीक है ना। रियलिटी का जो लॉजिक है वो तो कहता है कि भैया जिधर की दिशा में आपकी लाइट जा रही है, अगर मान लो प्रकाश की किरण इधर जा रही है तो ये वाली दिशा में प्लस, उल्टा आएंगे तो माइनस। पर अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ना, जितना भी है, हमेशा हम लोग मिरर को कहा, भैया मिरर का पीछे वाला हिस्सा, यानी ये जो हिस्सा होगा दाहिना वाला, वो पेंट किया होगा और इसके बाईं तरफ वस्तु रखी होगी। हमारे सिलेबस में हमेशा वस्तु कहां रखी होगी? बाईं तरफ। अब बाईं तरफ वस्तु रखी है तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब तो इधर ही जाएगी। अगर बाईं तरफ वस्तु रखी है तो कोई भी प्रकाश की किरण टकराएगी, मिरर पे जाएगी, ठीक है ना, तो किधर जाएगी? इसी दिशा में तो जाएगी ना। तो जब इस दिशा में जा रही है तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? प्लस। उल्टा लौटेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो उस चीज को ज्यादा दिमाग ना चलाना पड़े, हमें ये पता होता है ना। निर्देशांक ज्यामिति वगैरह हम लोग गणित में पढ़ते हैं कि भैया इस पे ऊपर गया प्लस, नीचे गया माइनस, उधर गया प्लस तो उल्टा है माइनस, तो हम वो पढ़ते हैं, तो उसी से रिलेट कर लो कि ऐसे यहाँ पे जो मूल बिंदु था, अब P किसका काम कर रहा है? मूल बिंदु का काम कर रहा है, तो इसके इधर जाएंगे तो प्लस, वापस आएंगे तो माइनस, ऊपर गए तो प्लस, नीचे जाएंगे तो, समझ गए ना बात। तो ये अपने पास दर्पण का ओवरव्यू है, ठीक है। दर्पण क्या होते हैं? दर्पण भैया जिसका एक परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक तल। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक तल गोलाकार होता है, या एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन आती है कि एक कांच का खोखला गोला जिसको काट करके दो हिस्से में बांट दिया और उसका एक हिस्सा क्या करते हैं, या एक तल उसका पेंट या कलई कर दिया जाता है तथा दूसरा तल परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, तो यही दर्पण कहलाता है। इतना तामझाम से बढ़िया है भैया। गोलीय दर्पण क्या है? एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलाकार होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्यों उतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद करना। और गोलीय दर्पण अपने पास दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण भी फर्दर दो टाइप के हैं, अवतल और उत्तल। अवतल क्या होता है? जिसका परावर्तक तल बीच में धंसा हुआ है। उत्तल क्या होता है? जिसका परावर्तक तल बीच में उभरा हुआ है, उठा हुआ होता है। अब इससे रिलेटेड हमने कुछ परिभाषाएं देखी, कौन कौन सी। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? सर दर्पण का मध्यबिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। सर वक्रता केंद्र क्या होता है? हमारा जो दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, और उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या। फिर आगे हमने क्या देखा? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। और सारी की सारी दूरियां दर्पण की कहां से नापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। ऊपर जाते हैं प्लस, नीचे जाएंगे माइनस, उधर गए माइनस, इधर जाएंगे तो प्लस। ठीक बात है। उसके बाद हमने देखा दर्पण का फोकस। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु क्या होता है? दर्पण का फोकस कहलाता है। और ध्रुव से फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R/2। बात क्लियर? सही है। चले छापो इतना फटाफट। चलो देखो जरा, अब हम बात करने वाले हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। और उसके लिए सबसे पहली बात, कुछ हमें नियम कानून कायदे समझने होंगे। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी एक एक बातें, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। तो सुनो, पहली बात आप ये दिमाग में रखोगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। क्या मतलब है इसका? बहुत ध्यान से सुनना।
भाई ये मान लो अवतल दर्पण हमने ले लिया, ये मिरर हमारा M1 M2 मिरर है, ओके। और हमने यहां पर क्या किया कि एक हमने प्रकाश की किरण ले ली, ये तो पहले तो इसका मुख्य फोकस ले लो, ठीक है, मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है। ये दर्पण का ध्रुव है। तो ये क्या करेगा, बहुत ध्यान से सुनो कि अगर प्रकाश की किरण इसके समांतर आ रही है, ठीक है, प्रकाश की किरण इसके समांतर आ रही है, तो ये भाई साहब क्या करते हैं कि उन सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। कहां पे इकट्ठा करते हैं, फोकस पर। जितनी प्रकाश की किरणें समांतर आएंगी तो समांतर आने वाली को ये क्या करता है भैया, कहां से जाएंगी, ये सारी प्रकाश की किरणें कहां आ रही हैं, देखो सारी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना, सारी की सारी प्रकाश की किरणें कहां आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो समांतर आने वाली है ये जाएंगी कहां से, ये जाएंगी इसके फोकस से। कहां से जाएंगी, इसके फोकस से जाएंगी। तो चलो एक हमने इसको मान लिया कि ये भी फोकस से ही जाएगी क्योंकि सारी मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है, सारी किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो सारी की सारी कहां से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। तो अब ये सारी किरणें देखो लौटेंगी ऐसे, है ना, ये अपनी ये वाली लाइट इधर चली गई, ये वाली इधर चली गई, ये वाली आगे चली जाएगी सीधा, अब चाहो तो आगे बढ़ा दो, ठीक है, पर ये सारी किरणें कहां पे मिलेंगी, फोकस पर। अब एक बात देखो, ये क्या किया इस दर्पण ने, इस दर्पण ने क्या किया, जो सारी प्रकाश की किरणें ऐसे ऐसे जा रही थी उन सबको रिफ्लेक्ट करके एक जगह इकट्ठा कर दिया। क्या किया इनको, क्या कर दिया, इनको इकट्ठा किया है। और हमने कल कहा था कि जब प्रकाश की किरणें इकट्ठा होती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी। इसलिए जो आपका ये अवतल दर्पण है इसका एक और नाम होता है अभिसारी दर्पण। क्या होता है भैया, समझ पाए क्यों इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। कोई दिक्कत। और दूसरी बात ये भी है कि ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, यानी जो समांतर आएगी वो फोकस से होकर जाएगी, याद रहेगी बात, जो समांतर आएगी वो फोकस से होकर जाएगी। अच्छा, ये तो आपने उत्तल दर्पण बना दिया, अवतल दर्पण के लिए भी होगा क्या, हक्का ही नहीं होगा यार, बेचारा है वो, ठीक है तो दर्पण ही ना, जैसा भी है। हम मान लेते हैं हमारे यहाँ देखो तिवारी जी पढ़ते लिखते नहीं है, लेकिन फिर भी है तो विद्यार्थी है कि नहीं, क्यों तिवारी जी, अरे टेंशन मत लो, यूट्यूब वालों को नहीं पता है कौन सी तिवारी की बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे शुक्ला जी हमारे गायब हो गए आज, नींद आ गई क्योंकि सुबह सुबह कौन जगे, है ना, है, ओहो, अच्छा यह सब फंडा रहता है, हाँ जरूरी तो होगा ही यार। देखो ये भी क्या है भैया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हैं, कहां आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक। अब समांतर आने वाली कहां से होकर के जाती हैं, फोकस से। बहुत ध्यान से सुनना भैया एक एक बात। लेकिन सर एक बात बताओ, एक बात नहीं समझ आई, आप कह रहे हो कि जो समांतर आती है वो फोकस से होकर जाती है, इसका फोकस तो पीछे है। अभी आपने उत्तल दर्पण में बताया था कि इसका फोकस कहां होता है, सर पीछे होता है। अब अगर ये पीछे है तो क्या दर्पण प्रकाश की किरण पीछे जाएगी, नहीं भैया पीछे नहीं जाएगी। भाई आप मान लो, आप इमेजिन करो, आप आईना देखते हो थोबड़ा अपना, ठीक है, तो क्या सामने से देखते हो पीछे देखते हो, सामने से देखेंगे तो प्रकाश की किरण, हाँ अब ये चुड़ैल पीछे से देखती है, ठीक है, क्योंकि चुड़ैलों के चेहरे भी पीछे होते हैं ना, हाँ तो बात ही खत्म है। तो ये इसका मुख्य अक्ष है, इसका फोकस कहीं यहां होगा दर्पण के पीछे, यहां पे कहीं फोकस है, ये तो इसका फोकस था। अब प्रकाश की किरण को कहां पे जाना है, पीछे, पर पीछे तो जा नहीं सकती, तो होता क्या है कि ये टकरा करके इस प्रकार लौट जाती है कि ऐसा लगता है कि ये जाके सेफ फोकस पर इकट्ठा हो रही है, टकरा के तो ये लौट जाएंगी, लेकिन ऐसा लगेगा क्या, ये फोकस से जा रही है, देखो फोकस से जाती हुई नजर आएगी। ऐसे ये वाली भी है, इसी के साथ ना मुझे सर गालिब, मिस्टर गालिब की ना एक शायरी याद आ रही है।
सही बता रहा, मजाक नहीं कर रहा। तो अब देखो यहां से, अरे यार धोखा ना हो जाए, क्या कर रहे हो, सब पता नहीं, आप ही जो कर रहे हो, हम थोड़ा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि ऐसा नजर आ रहा है कि सारी की सारी प्रकाश की किरणें फोकस से जा रही हैं। देखो यहां पे क्या लग रहा था कि सारी प्रकाश की किरणें फोकस पे आ रही हैं, यहां पे सारी की सारी प्रकाश की किरणें फोकस से दूर जा रही है। क्या कर रही है? दूर जा रही है। दूर जा रही है मतलब इसको, भाई ये तो बेचारी साथ साथ चल रही थी, इस पर टकराने के बाद ऐसे दूर दूर जा रही है। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, इसने क्या कर दिया, इन सबको दूर दूर फैला दिया, इसलिए इस दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी। क्या कहते हैं इसको? तो इनके एक नाम और याद रखने हैं, कई बार आपके एग्जाम में उत्तल और अवतल ना बोल के अपसारी और अभिसारी करके दे देता है, याद रखना। अवतल को क्या कहते हैं? अभिसारी। उत्तल को क्या कहते हैं? अपसारी। कोई दिक्कत? चलो दूसरी बात यहां पे लिख ले रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि यदि प्रकाश की किरण, यदि आपतित किरण फोकस से आती है, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, कहां से जाती है? फोकस से होकर जाती है, तो जाती है मत लिखो यार, आपतित होती है लिख लो, चलो समझ जाना। होकर आ जाती है तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसको बुला रहे हो भैया? तिवारी जी, तुम्ही को तो ना बुला रहा है। चलो देखो क्या कह रही है बात ये, अरे तुम सबके करीब हो ना, सबके दिल के करीब हो, खास करके हमारे तो सबसे ज्यादा है नहीं सर, आप ही के नहीं, घर वालों के भी। घर वाले तो जूता मारत हुई हैं, घर वालों के दिल के करीब क्या हो? घर वाले तो जूता मारते हैं कि नहीं? अरे सब समझे थे, तो टेंशन ना लो। चले, तो कोई भी प्रकाश की, यहां पे क्या था जरा देखो, जो समांतर आ रही थी वो फोकस से गई, अब जो फोकस से होकर आएगी वो कहां जाएगी? उसके समांतर चली जाएगी। तो यहां पर हमने क्या किया कि कोई भी प्रकाश की किरण ली जो इसके फोकस से होकर आ रही है, अब जो फोकस से होकर आने वाली है वो कहां चली जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर लौट गई। लो ठीक है, ये इसका क्या है? फोकस है। समझे बात को? जो फोकस से होकर के जाएगी वो कहां लौटेगी? समांतर। अब आप चाहो तो एक और डाल लो, प्रकाश की किरण क्या ही जा रहा है, ये भी फोकस से जा रही है, तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। यानी कि अब जो समांतर जाएगी ये तो कहीं मिल भी नहीं करेगी। क्या ये कहीं एक दूसरे को मिलेंगी? कहीं नहीं दिख रही, तो हम मान लेते हैं कि अनंत पे मिलेंगी। कहां मिलेंगी? अनंत पे कहीं जाके मिलेंगी, पर पता नहीं मिलेंगी भी कि नहीं, है ना। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, और इसका ये रहा मुख्य अक्ष। ठीक है, अब यहां पर भी प्रकाश की किरण ले लो, क्या है भैया? कहां से आ रही है? समांतर। ठीक है, सॉरी कहां पे जा रही है? फोकस पे है ना। क्या लिखा है पॉइंट? अच्छा फोकस वाला लिखा, ठीक है। तो चलो, तो ये कहां पे जा रही है? फोकस पे। अब जरा ध्यान देना कि भैया ये तो यहां तक आएगी ना, दर्पण के पीछे थोड़ा ना जाएगी, पर ऐसा लग रहा है कि कहां पे जा रही है? फोकस पे जा रही है। कहां पे जा रही है? फोकस पे जा रही है, ऐसा लग रहा है, पर यहां जाएगी नहीं। ऐसा लगेगा तुमको कि हाँ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, अपनी जिंदगी में सब ठीक ठाक है, पर ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ये इधर आ रही थी, यहां से टकरा करके चली जाएगी, इसको लग रहा था। ठीक है, ये अभी तक आराम से बैठा सोच रहा था कि आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, जैसे यहां टकराई, टकरा करके वापस चली गई। ठीक है, अब फोकस पे बैठे बेचारा ये भी सोच रहा है यार धोखा हो गया, अच्छा खासा लाइन पे आ रही थी, है ना। चलो, तो ये आपके पास में होगी दूसरी बात। अब दो बातें आपको दिमाग में रखनी है भैया, क्या?
पहली पॉइंट क्या है कि जो समांतर आती है वो फोकस से जाएगी, और जो फोकस से होकर जाती है वो कहां जाती है, उसके समांतर लौट जाती है। अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर तो परावर्तित किरण फोकस से जाएगी, और अगर आपतित किरण फोकस से आ रही है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरी बात ये दिमाग में बिठाओ कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है, कहां से, वक्रता केंद्र से जाती है, तो ये बिना विचलित हुए अपना सीधा निकल जाएगी। ये मान लो आपका मिरर है M1 M2, ये आपका ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। तो अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो वो बिना विचलित हुए क्या होगी, अपने ही रास्ते वापस लौट जाती है, मतलब जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वो वापस लौट जाती है। जैसे ये उत्तल दर्पण के लिए भी चाहो तो आप बना लो, ठीक है। हमने मान लिया ये इसका ठीक है। तो ये सब प्रतिबिंब बनने के नियम हैं, 3-4 नियम आपको दिमाग में रखने होते हैं। 3 तो हमने चर्चा कर ली, एक और छोटा सा नियम बचा है। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है, इसको भी लिखना पड़ेगा कि समझ जाओगे आप लोग। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो अपने ही रास्ते वापस लौट जाती है। एक बार फिर से सुन लो इसको, ठीक है, लिखवाएंगे नहीं इसको। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो अपने ही रास्ते वापस लौट जाती है, ठीक है, बिना विचलित हुए। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट तो आप सब जानते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण है जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण पर वापस लौट जाती है, ठीक है। अगर ध्रुव की बात करें तो जितने पर, अगर ये आई एंगल पे आई थी, आर पे लौट जाएगी, तो आपको पता है एंगल आई बराबर किसके होता है, एंगल आर के। ये आपने पढ़ा भी है, परावर्तन का नियम, ठीक है ना। और अगर यहां पे आपका उत्तल दर्पण है तो भी सेम कहानी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आई टकरा करके इधर लौट जाएगी। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो आई आपका किसके बराबर होगा, आर का। तो ये आप जानते हैं भली बात। तो प्रतिबिंब बनने के 4 नियम, पहला समांतर आने वाली फोकस से जाएगी, दूसरा फोकस से आने वाली समांतर जाएगी, तीसरा वक्रता केंद्र से आने वाली अपने रास्ते लौट जाएगी, और चौथा ध्रुव पर पड़ने वाली जिस कोण पे आपतित होगी उसी कोण पर वो परावर्तित हो जाएगी। अब जो हमारे पास 2 मुद्दे और बच रहे हैं परावर्तन और दर्पण को खत्म करने के लिए। पहला, हम अब कल देखना है कि भैया कोई भी वस्तु हमने कहां पे रखी है, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, और किरण आरेख के जरिए एक आध 2 एग्जाम्पल देखेंगे जैसे ये हमने बनाए, ठीक है। और उसके बाद रेखीय आवर्धन और आपका परावर्तन हो जाएगा समाप्त, ठीक है। फिर हम लोग अपवर्तन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो कल अपन इसको करके फिर 2-4 क्वेश्चंस वगैरह करेंगे बढ़िया से, अच्छे खासे न्यूमेरिकल, तब आगे अपवर्तन की तरफ मूव ऑन करेंगे। चलो छापो इसको।